नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को बधाई। आज की यह कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसे शहीद की अधूरी कसम है जिसने अपने प्राण तो देश की आजादी के लिए दे दिए, लेकिन मौत के बाद भी उसकी आत्मा चैन से नहीं सो पाई। सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की लपटें पूरे देश में भड़क रही थीं। इसी आग में तपकर निकला था एक नौजवान क्रांतिकारी रघुनाथ सिंह। अंग्रेजों के सामने सीना तानकर खड़े होने वाला यह सिपाही अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार था, लेकिन गद्दारी ने उसकी लड़ाई छीन ली और उसे जेल के अंधेरे में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। जाते जाते उसने कसम खाई, मेरी आत्मा तब तक चैन से नहीं सोएगी जब तक मेरा बदला पूरा न हो। सालों बाद आजाद भारत में उसकी यह कसम सरकारी गेस्ट हाउस की दीवारों से टपकते खून बरसात में लाल रुमाल पहने परछाई और एक परिवार की जिंदगी में उतरने वाले आतंक के रूप में वापस आई, क्योंकि कुछ लड़ाइयां मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में उफान पर था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जगह जगह आजादी के नारे गूंज रहे थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मिर्जापुर में 27 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह का नाम लोगों की जुबान पर था। लंबा कद, तीखी निगाहें और देश के लिए मर मिटने का जुनून, यही उनकी पहचान थी। रघुनाथ अपने साथियों के साथ गुप्त बैठकों में क्रांति की योजनाएं बनाते, अंग्रेजों के हथियारों की खेप रोकते और जगह जगह विद्रोह भड़काते थे। लेकिन 15 अगस्त 1942 की रात, जब वह अपने कुछ साथियों के साथ एक ब्रिटिश हथियारों के गोदाम को उड़ाने की योजना बना रहे थे, तो किसी गद्दार ने उनकी सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी। उस रात आसमान में बादल घिरे थे और हवा में अजीब सी नमी थी। रघुनाथ और उनके 3 साथी गोदाम की तरफ बढ़ ही रहे थे कि पीछे से भारी बूटों की आहट गूंजी। स्टॉप, हैंड्स अप, अंग्रेजी में कड़क आवाज आई। अचानक चारों तरफ से लालटेन की रोशनी और बंदूकों की नोकें उनके चारों ओर चमकने लगीं। साथियों को भागने का इशारा करते हुए रघुनाथ ने खुद आगे बढ़कर सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने अंग्रेज सिपाहियों से भिड़ने की कोशिश की, लेकिन संख्या और हथियारों के आगे उनका साहस भी टिक नहीं पाया। उन्हें पकड़कर कस्बे की पुरानी जेल में डाल दिया गया, जो अपनी क्रूर यातनाओं के लिए मशहूर थी। जेल के अंदर गाढ़ा अंधेरा था। दीवारें सीलन से भरी हुई और लोहे की सलाखों पर जंग जमी थी। रघुनाथ को एक अकेली कोठरी में डाल दिया गया, जहां से केवल पानी टपकने की आवाज आती थी। अंग्रेज अफसर ने कहा, कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। रघुनाथ मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने अपने गले में बंधी मां की दी हुई लाल रुमाल को चूमा और कहा, मेरा खून इस मिट्टी में गिरेगा, पर ये मिट्टी गुलाम नहीं रहेगी। लेकिन उसी रात जेल में कुछ अजीब हुआ। पहरेदारों ने सुना कि रघुनाथ की कोठरी से लोहा रगड़ने और जीरो के टूटने जैसी आवाजें आ रही हैं। जब वे अंदर गए तो देखा कि रघुनाथ शांत बैठे हैं, लेकिन उनकी परछाई दीवार पर कुछ और ही हरकत कर रही थी, मानो किसी अदृश्य ताकत से बातें कर रही हो। पहरेदार डरकर भाग गए, लेकिन अफसर ने इसे उनकी कल्पना कहकर नजरअंदाज कर दिया। सुबह रघुनाथ को फांसी पर लटका दिया गया। उनके अंतिम शब्द थे, मेरी आत्मा तब तक चैन से नहीं सोएगी जब तक भारत आजाद न हो जाए। भारत 1947 में आजाद हुआ। रघुनाथ की शहादत को लोग याद करते रहे, लेकिन समय बीतने के साथ उनका नाम इतिहास की किताबों में छोटा सा पैराग्राफ बनकर रह गया। जिस जेल में उन्हें फांसी दी गई थी, वह बंद कर दी गई और कुछ साल बाद वहां के ऊपर एक अंग्रेज अफसर की पुरानी हवेली को सरकारी गेस्ट हाउस में बदल दिया गया।
लेकिन गेस्ट हाउस के चौकीदार कहते थे कि बरसात की रातों में वहां लाल रुमाल पहने एक आदमी दिखाई देता है, जिसकी आंखों में जलते कोयलों सी चमक होती है। वो कोई मेहमान नहीं बल्कि रघुनाथ सिंह की आत्मा थी। 1978 की बरसाती रात थी। सरकारी गेस्ट हाउस में एक नया अधिकारी अरविंद मेहरा अपने परिवार के साथ रहने आया था। दिल्ली से ट्रांसफर होकर आए अरविंद को कस्बे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बस इतना सुना था कि ये गेस्ट हाउस अंग्रेजों के जमाने की हवेली है। अरविंद की पत्नी सुषमा ने सामान खोलते हुए कहा, ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। कमरों में नमी है और दीवारों से अजीब गंध आ रही है। अरविंद ने हंसकर टाल दिया, लेकिन उसी रात करीब 2 बजे बाहर आंगन से किसी के बूटों की आहट सुनाई दी। खिड़की से झांककर उन्होंने देखा, बारिश में भीगता एक लंबा आदमी लाल रुमाल गले में सीधा गेस्ट हाउस के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। अरविंद को लगा शायद कोई चौकीदार होगा, लेकिन चौकीदार तो बरामदे में सो रहा था। उन्होंने खिड़की से देखा कि जैसे ही वो आदमी दरवाजे के पास पहुंचा, उसकी आंखें उनकी आंखों में टकराईं, कोयले जैसे लाल। पल भर में वो आकृति गायब हो गई। अगली रात सुषमा अचानक चीखकर उठी। उसने कहा, कोई मेरे पास खड़ा था। वो लाल रुमाल पहने था और कह रहा था मेरा खून व्यर्थ गया। अरविंद ने कमरे की लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार पर बस उनकी और सुषमा की परछाई नहीं, बल्कि एक तीसरी परछाई भी थी, ऊंची चौड़ी, और उसकी गर्दन में बंधा लाल कपड़ा हवा में लहरा रहा था, जबकि कमरे में कोई हवा नहीं थी। अगले दिन अरविंद ने चौकीदार से इस बारे में बात की। चौकीदार ने कांपते हुए कहा, साहब, ये जगह उस शहीद रघुनाथ सिंह की आखिरी कोठरी के ऊपर बनी है। उनकी आत्मा यहाँ घूमती है। आपने कल बारिश में जिसको देखा वो वही हैं। लोग कहते हैं कि अगर उन्होंने किसी से बात कर ली तो। अरविंद ने पूछा, तो क्या? चौकीदार बोला, तो उस इंसान को उनकी आखिरी अधूरी लड़ाई पूरी करनी पड़ती है, चाहे जान जाए या होश। अरविंद ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन तीसरी रात मामला और डरावना हो गया। उस रात बारिश और तेज थी। कमरे की छत से पानी टपक रहा था, लेकिन जब सुषमा ने बाल्टी रखी तो पानी गाढ़ा और लाल था। लाल तरल से एक अजीब सी लोहे की गंध आ रही थी, जैसे ताजा खून। और तभी दरवाजा अपने आप खुला। वहां खड़ा था वही आदमी, रघुनाथ सिंह। उसकी आंखों में गुस्सा था, आवाज में गर्जना। तुम्हें मेरी आखिरी लड़ाई लड़नी होगी। इसके बाद अरविंद का गला अपने आप कसने लगा, जैसे किसी ने अदृश्य रस्सी डाल दी हो। अरविंद सांस के लिए तड़प रहा था, लेकिन रघुनाथ सिंह की पकड़ अदृश्य और बेहद मजबूत थी। कमरे में बिजली चमकी और एक पल के लिए रघुनाथ का चेहरा साफ दिखा। माथे पर गहरी चोट का निशान, होठों से टपकता खून और गले में वही लाल रुमाल। रघुनाथ की भारी आवाज गूंजी, अंग्रेजों ने मुझे मार दिया, पर गद्दार को सजा नहीं मिली। उसका खून अभी तक मेरी धरती ने नहीं पिया। तुम मेरी लड़ाई पूरी करोगे, वरना तुम्हारा खून मेरी कसम को पूरा करेगा। अरविंद का गला अचानक ढीला हो गया। सांस लेते हुए उसने कांपते स्वर में पूछा, वो गद्दार कौन था? रघुनाथ ने धीमे से नाम लिया और अरविंद का दिल दहल गया, क्योंकि वह नाम उनके अपने दादा का था। इतिहास की किताबों में कभी नहीं लिखा गया था कि आजादी के समय उनके दादा ने अंग्रेजों को गुप्त जानकारी दी थी। उस रात से गेस्ट हाउस में अजीब घटनाएं होने लगी। हर सुबह दरवाजे पर लाल रुमाल पड़ा मिलता, भीगा हुआ, लेकिन पानी से नहीं, खून से। दीवारों पर अंग्रेजी और हिंदी में लिखा मिलता, गद्दारों को मौत।
सुषमा को बार बार ख्वाब आता कि कोई तलवार लेकर उनके पति का पीछा कर रहा है। अरविंद समझ गया कि रघुनाथ की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक वह अपने दादा के पाप का प्रायश्चित नहीं करता। चौकीदार ने बताया कि कस्बे के पुराने श्मशान में एक पीपल के पेड़ के नीचे गद्दार की कब्र है। बरसात की आधी रात अरविंद हाथ में लाल रुमाल और मिट्टी खोदने का औजार लेकर वहां पहुंचा। मिट्टी खोदते खोदते अचानक जमीन से ठंडी हवा का झोंका निकला और पीछे से रघुनाथ की आवाज आई, और गहरा, उसकी हड्डियां खून मांग रही हैं। जैसे ही अरविंद ने हड्डियां बाहर निकाली, वह रुमाल अपने आप उड़कर हड्डियों के चारों ओर लिपट गया। एक भयानक चीख गूंजी, हवा खून की गंध से भर गई और रघुनाथ की परछाई आकाश में उठती हुई दिखी। वो बोले, अब मैं आजाद हूं, लेकिन तुम मेरे साथ आओगे। पल भर में अरविंद की आंखें सफेद हो गईं, शरीर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह चौकीदार ने वहां सिर्फ एक ताजा कब्र देखी जिस पर लाल रुमाल बंधा था और पत्थर पर लिखा था, शहीद रघुनाथ सिंह और उनका अंतिम सिपाही। उसके बाद से बरसात की रातों में गेस्ट हाउस के पास लाल रुमाल पहने दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक रघुनाथ सिंह की और दूसरी अरविंद मेहरा की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में कई युवा क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजी हथियारों के गोदाम लूटने, डाक व तार प्रणाली काटने और पुलिस चौकियों पर हमले करने में शामिल थे। कई ऐसे सेनानी पकड़े गए जिन्हें गुप्त रूप से यातनाएं देकर फांसी दी गई और उनके नाम आधिकारिक रिकॉर्ड में भी सही तरह से दर्ज नहीं हुए। मिर्जापुर, बलिया, बनारस जैसे इलाकों में अंग्रेज शासन के दौरान कई युवाओं ने गोपनीय क्रांतिकारी गतिविधियां चलाईं। बलिया तो स्वतंत्र गणराज्य घोषित करने के लिए मशहूर हुआ था। कई बार क्रांतिकारियों की योजना अंग्रेजों को किसी स्थानीय मुखबिर के जरिए पता चल जाती थी। अंग्रेज मुखबिरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, जिससे क्रांतिकारियों में गहरी नाराजगी और बदले की भावना रहती थी। छोटे कस्बों की पुरानी जेलें और हवेलियां, जहां अब सरकारी दफ्तर या गेस्ट हाउस हैं, पहले यातना स्थलों के रूप में इस्तेमाल होती थीं। बहुत से स्थानीय लोग मानते हैं कि वहां मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। आजादी के दौर से जुड़ी कई लोक कथाओं में कहा जाता है कि शहीदों की आत्माएं तब तक शांति नहीं पाती जब तक उनके बलिदान का न्याय न हो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई पुरानी हवेलियां ऐसी हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वहां लाल कपड़ा या तिरंगे का टुकड़ा लिए कोई आत्मा दिखाई देती है। जिन लोगों ने भी ये कहानी आखिर तक सुनी है, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं अगली कहानी पर। गॉड ब्लेस यू।